हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित, परमलबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामीण चिकित्सक कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, सबको मनों में जिज्ञासा होती है, सबको इच्छा होती है कि मैं भी चिकित्सा करूं, मैं भी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करूं, मैं भी लोगों को इलाज करूं। ऐसा होना स्वाभाविक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डॉक्टर्स कैसे बने। डॉक्टर्स बनने के लिए आपको नीट की तैयारी करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको डॉक्टरी कोर्स करना पड़ेगा। तब जाकर के आप डॉक्टर बनेंगे और लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा ग्रामीण चिकित्सक कैसे बने। तो ग्रामीण चिकित्सक बनने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक से ऊपर होना चाहिए, या फिर मैट्रिक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी आपको दवाइयाँ पढ़ने का मिलेगा तो आपको इंग्लिश में आपको दवाइयाँ का नाम लिखा हुआ रहता है। तो इंग्लिश की जानकारियाँ आपको अवश्य होनी चाहिए। और आपको सबसे पहले हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। हॉस्पिटल आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल आपको हॉस्पिटल में समय बिताना है। और हॉस्पिटल जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे बेनिफिट आपको मिलता है कि आप कुछ सीखते हैं। आपको हेल्थ संबंधित जानकारियाँ आपको दी जाती है, कौन सी बीमारियाँ में कौन सी दवाई दी जाती है, उस सब के बारे में आपको जानकारी होता है। और साथ ही साथ कुछ आर्थिक पैसा भी दिया जाता है, कुछ पैसे भी आपको हॉस्पिटल से दिया जाते हैं, जो आपको काम आता है, आपको जीविकोपार्जन होता है। तो आपको हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद आपको सीखना है कि आपको जैसे किसी पेशेंट को सड़क दुर्घटना हो गया, तो सड़क दुर्घटना के दौरान किसी का पैर, हाथ में माथा फट जाता है, सर फूट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, इस तरह से कट जाता है पैर, जान कहीं भी वो उसको क्षति होता है। तो पैर कट जाता है, फूट जाता है, तो उसको अच्छी तरह से ड्रेसिंग कैसे करना है, एनएच से पहले उसको अच्छी तरह से सड़क दुर्घटना वाले जगह को, कटे फटे जगहों को आपको एनएच से अच्छी तरह से धोया जाता है। उसके बाद एंटीसेप्टिक्स जो लोशन होता है उससे अच्छी तरह सफाई किया जाता है, सेवलॉन से साफ किया जाता है, फिर बीटाडीन अप्लाई होता है, कुछ क्रीमें होता है जिसको उस पर लगाया जाता है। तो यह सब लगाने से पहले आपको स्टिच भी देने का नौबत आता है, तो आपको स्टिच भी देना पड़ता है। तो स्टिच के बारे में आपको सीखना है कि कैसे स्टिच दिया जाता है। और स्टिच उस टाँका जिसको कहते हैं, तो स्टिच यानी टाँका को कितने दिनों में काटना है और टाँका को कैसे काटना है, इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारियाँ आपको हॉस्पिटल से लेना है। और हॉस्पिटल में कम से कम तो 5 साल, 10 साल या 15 साल, इससे जितना समय आप बिताते हैं हॉस्पिटल्स में उतना आपको सीखने को आपको मिलता है। आपको हमेशा आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है, और डॉक्टर्स पेशेंट के बीमारियों का क्या हिस्ट्री ले रहे हैं, कैसे जानकारियाँ ले रहे हैं, और उस सभी पुर्जा में उसको नोट होता है, लिखाता है। तो बीमारियों के बारे में आपको जानना है, और उस बीमारी में कौन सी दवाई दिया गया, प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर्स के द्वारा लिखा गया, इसको प्रॉपर एक एक प्रिस्क्रिप्शन को आपको बारीकी से जानना है, समझना है। तो पहला हो गया कि आपको टाँका लगाने के काटने का, फिर लगाने का और फिर काटने का आपको सीखना है। दूसरा है दोस्तों इंजेक्शन। अब किसी पेशेंट को आपको आईएम इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मांसपेशियों में सुइया जाता है। जैसे बाह में बहुत सारी सुइयाँ हैं जो बाह में लगाया जाता है, जैसे वैक्सीनेशन, टिटवैक वगैरह होता है, टीकाकरण जो कि बाह में लगाया जाता है। कुछ इंजेक्शन है जो कमर में लगाया जाता है। तो इस तरह से आईएम इंजेक्शन के बारे में, कौन सी सुइया कहाँ पर दी जाती है, आईएम कौन सुइया दिया जाता है और आईवी कौन सुइया दिया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी लगाना है। तो आईएम लगाने के बाद आपको आईवी भी इंजेक्शन आपको हॉस्पिटल में लगाने को मौका मिलता है, आपको सीखने की ज़रूरत है। तो आईवी इंजेक्शन कैसे लगाना है, कैसे दिया जाता है, कौन सुइया आईवी देना है, इसके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कि उसमें इंट्रा कैट भी सेट करने की जरूरत पड़ता है। बहुत सारा नंबर आता है इंट्रा कैट, जिसको हम किट काट करते हैं। अब 18 नंबर होता है ना, 20 नंबर होता है, 22 नंबर होता है, 24 नंबर होता है, 26 नंबर होता है, जो पीडियाट्रिक के लाया जाता है। तो इंट्रा कैट में अलग अलग कलर होता है, तो उसको आपको पहचानना है, और इंट्रा कैट कैसे लगाना है इसके बारे में आपको जानकारियाँ हासिल करना है। तीसरा है दोस्तों ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का मतलब होता है किसी पेशेंट को घाव हो गया, ठीक है, अब उसमें एब्सिस हो गया, मवाद हो गया, तो उस ड्रेसिंग कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सा एंटीसेप्टिक
दवाइयाँ प्रयोग होता है उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में रहने के बाद उसमें गौज भी किया जाता है, जैसे उसमें इस सेवलॉन से अच्छी तरह से वॉश किया जाता है ना, NH से वॉश किया जाता है, सेवलॉन से वॉश किया जाता है, फिर उस पर बीटाडीन अप्लाई होता है। इसी भी अगर गौज करना है अंदर में तो इसी भी उसमें लगाया जाता है, मलहम पट्टी भी लगाया जाता है। तो बैंडेजिंग करने के बारे में अच्छी तरह जानकारियाँ होनी चाहिए, घाव को चीरा लगाने के बारे में अच्छी तरह जानकारियाँ होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसे करना है इसके बारे में आपको जानकारियाँ होना चाहिए। चौथा है दोस्तों कि आप देखते हैं किसी किसी पेशेंट को अत्यधिक उल्टी हो गया, जिसके कारण शरीर में डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गया, अत्यधिक कमजोर हो गया, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उसमें अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो उसमें ORS से आप मेंटेन कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इसके साथ साथ सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, उसमें ड्रिप IV ड्रिप लगाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पानी चढ़ाया जाता है, कौन सा पानी का बोतल कौन सी कमजोरी में किस पेशेंट को चढ़ाना है इसके बारे में आपको हॉस्पिटल में अच्छी तरह से जानना है, समझना है और सीखना है। बहुत सारी पानी का बोतल मार्केट में उपलब्ध होता है, जैसे RL होता है, DNS होता है, 5% होता है, 10% होता है, NS होता है, लेकलाइट M होता है, लेकलाइट P होता है, फ्रुक्टोडेस होता है, इत्यादि बहुत सारी कंपनियां अपने अपना अलग अलग नामों से आपको पानी का बोतल मिल जाता है ना। लेकिन ज़्यादातर लोग अल्बर्ट डेविड की जो कंपनी की जो पानी की बोतल है उस पर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पानी के बोतल के IV ड्रिप लगाने के बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। अगर कोई दवाई देते हैं तो दवाई का जब साइड इफेक्ट होता है, जब दवाई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन को कैसे मैनेज करना है। अब रिएक्शन का 2 टाइप होता है, एक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। अगर उसको 15 से 20 मिनट में अगर उसको अगर मैनेज नहीं किए तो हो सकता है पेशेंट का जान जा सकता है। एक होता है डिले रिएक्शन, जिसमें आँख की क्षति पहुँचता है, आँख का रोशनी गायब हो जाता है या फिर स्किन पर धब्बे निकल आते हैं, दाने दाने आ जाते हैं जो जल्दी से नहीं ठीक होता है। लेकिन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में मरीज़ का देह हाथ कोल्ड हो जाना, मरीज़ अनकॉन्शियस हो जाना, सेंसरी ऑर्गन लॉस हो जाना है, मरीज़ एकदम ये लूज़-पूँज हो जाता है, इस तरह से उसमें सांस की समस्या आ जाता है, इस तरह से बहुत सारा मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो हॉस्पिटल्स में आपको समझना है कि कैसे उसको मैनेज करें। अगला है दोस्तों कि आपको एंजाइटी में कौन सी दवाइयाँ देना है। किसी पेशेंट को अगर पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द अगर कर रहा है तो उसमें कौन सी दवाइयाँ उसको देना है। तो उसमें आप दवाइयों के बारे में जो कि खास करके मूलतः सब लोग जानते हैं, एनाफोर्टिन दे सकते हैं, डिकोलिक दे सकते हैं, है ना, मेफ्टास्पास दे सकते हैं, कॉलिनॉल दे सकते हैं, ड्रोटिन दे सकते हैं, ड्रोटिन DS दे सकते हैं, स्पास्मोडिक में बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में हैं, दवाइयाँ उपलब्ध होता है जो बनाते हैं। तब आपको हर डॉक्टर का अपना अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अब किसी पेशेंट को उल्टी हो रहा है तो उल्टी में एंटी इमेटिक दवाइयाँ देना है, जैसे आप पेरिनॉर्म दवाइयाँ होती है, इंजेक्शन आता है, या फिर ओंडेम होता है जिसको हम ओंडेस्ट्रॉन कहते हैं, एवोमिन आता है ना। इस तरह से आपको एस्टिमिटिल आता है। तो उसमें डॉक्टर्स से आपको वहाँ रह करके हॉस्पिटल्स में आपको सीखने की ज़रूरत है। अब हम बात करें कि वाइटल, शरीर में जो 5 वाइटल साइन डॉक्टर्स देखते हैं, जैसे TPR BP। टी का मतलब टेम्परेचर होता है, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों को आपको जानकारी रखना है। नॉर्मल जो कि बॉडी का तापमान, जिसको हम बुखार आप देखते हैं, तो 98.6 है या 90 है, यानी 97 है, 98 है या 98.5 है, तो बॉडी टेम्परेचर उसका नॉर्मल है। जैसे ही 100 हो जाए या 100 से ऊपर अधिक हो जाए उसको फीवर कहते हैं, उसको बुखार हो जाता है। तो बुखार को कैसे मैनेज करना है, पैरासीटामोल देना है, कितना mg का देना है, एडल्ट है तो आपको 500 mg देना है, 650 mg देना है, एडल्ट है तो आपको देना है। छोटे बच्चे हैं, है ना, किड हैं, छोटे बच्चे हैं, साल भर से कम है तो उसको ड्रॉप देना है, साल भर से ऊपर है तो उसका पैरासीटामोल की सिरप उसको देना है, छोटा है तो पैरासीटामोल की ड्रॉप जो है आपको दिया जाता है। इस तरह से कुछ एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग आपको जानना है। आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक होता है मार्केट में उपलब्ध होता है, जैसे आपको एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन होता है ना, कोट्राइमेक्साजोल होता है ना, सेफोटैक्सिन होता है, सेफोडॉक्सिन होता है, सिफोरेक्सिम्स होता है ना, गैटिफ्लॉक्सासिन होता है, लिवोफ्लॉक्सासिन होता है, ओफ्लॉक्सासिन होता है, अजिथ्रोमाइसिन होता है, एथ्रोसिन होता है। बहुत सारी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन कौन सी एंटीबायोटिक कौन सा इन्फेक्शन में देना है इसको आपको अस्पताल में रह के डॉक्टर के साथ और खूब आपको सीखने की ज़रूरत है। इतना सब आप जब सीखते हैं तो आपको जब प्राइमरी चिकित्सा करेंगे तो उसमें बहुत सारा लाभ मिलेगा।
मूलतः हम मान लें कि कौन सी बीमारियों में कौन सी दवाई दी जाती है, इसके बारे में आपको ऊपर आपको जानकारी करने की ज़रूरत है, टोटल आपको सीखने की ज़रूरत है। कुछ इन्फेक्शंस होता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। इस तरह से जो इन्फेक्शंस होता है, इसके बारे में उस कौन से इन्फेक्शन में कौन सी दवाइयाँ को देना है, इसके बारे में आपको जानना है। किसी पेशेंट को आप फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दिनाय हो जाता है, दाद खाद खुजली हो जाता है, उसमें कौन सी मलहम के देने की ज़रूरत है, इसके बारे में आपको बेहतर तरीक़ा से जानकारी हासिल करना है, आपको सीखना है, ताकि आप जब प्राइमरी चिकित्सा करेंगे उस समय आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों याद रखें, इतना बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके बारे में आपको सीखने की ज़रूरत है, ताकि आपको उस समय बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। किसी पेशेंट को अगर सपोज़ पैर से गिर गया, जैसे कान हाथ टूट गया, तो हाथ टूट गया तो उसमें प्लास्टर किया था, कच्चा प्लास्टर कैसे करना है, पक्का प्लास्टर कैसे करना है, उसमें एक्सरे कराया जाता है, कौन सा हड्डी टूटा है उसके बारे में डॉक्टर उसको कच्चा प्लास्टर फिर पक्का प्लास्टर करते हैं। इसके बारे में भी आपको बेहतर तरीक़े से सीखना है। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें जाँच का रिपोर्ट आती है, तो जाँच के रिपोर्ट को बारे में जानना है। ब्लड के कुछ टेस्ट होता है, उसके बारे में जानना है। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे रोग होता है जो किसी व्यक्ति को है तो वो फैलता नहीं है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे वह हो गया आपको हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर होता है, थायराइड होता है, आर्थराइटिस होता है, डायबिटीज़ होता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि फैलता नहीं है, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ वह रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में खाँसने से, छींकने से, गले मिलने से, आपसी संपर्क से, या फिर बाइट से, है ना? है ना? इस तरह से अनेक माध्यम है फैलने का, तो इस तरह से बीमारियाँ फैलता है। इसके बारे में भी आपको हॉस्पिटल्स में आपको रहने की ज़रूरत है लंबे समय तक। आप 5 साल, 10 साल जितना अधिक रहेंगे उतना अधिक सीख पाएँगे, उतना सारा ज्ञान हासिल होगा और आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों को प्राइमरी उपचार बेहतर तरीक़ा से कर पाएँगे। लेकिन दोस्तों परेशानी कहाँ होता है, मेडिकल टीम कहाँ जब पहुँचती है जाँच करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम, जहाँ पर पेशेंट्स इलाज के दौरान कोई अप्रिय घटना हो जाता है, पेशेंट की जानें चल जाती हैं, वहाँ पर ही आपको वहाँ लीगल रूप से आप कानूनी रूप से फँस जाते हैं और आपको जेल की हवा न खानी पड़ती है। तो कोई ऐसा गलती नहीं करना है कि जिससे कि पेशेंट की लॉस हो और आपको समस्या झेलना पड़े, है ना? जेल की हवा खाना पड़े। इसलिए आपको प्राइमरी चिकित्सा करना है। बेहतर चिकित्सा है तो आपको सरकार के जो अस्पतालें हैं, सरकारी अस्पताल, रेफरल अस्पताल, वहाँ पर रेफ़र करना है, प्राइमरी सेंटर में रेफ़र करना है, या फिर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वहाँ पर ही भेजना है, जहाँ हायर सेंटर हो, जहाँ पूरी व्यवस्था हो इलाज का, वहाँ पर पेशेंट को भेजना है। क्योंकि आपके माइंड में एक ही वो बात होनी चाहिए कि पेशेंट को किसी भी तरह जान बचाया जाए, पेशेंट को किसी तरह से अच्छी तरह से इलाज हो जिससे कि उसकी जान बचा जाए। वैक्सीनेशन के बारे में आपको जानना है, टीकाकरण के बारे में कि किस उम्र में कौन-कौन सी टीका दी जाती है। इस तरह से अगर जान लेते हैं तो आपको निश्चित ही आप अच्छी खासी जानकारी के साथ आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको हम झोला छाप कहते हैं। ग्रामीण डॉक्टर के नाम से आप जाने जाते हैं। आज देख रहे हैं कि बिहार में रिसेंटली बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने एक कोर्स कराई जिसको हम सीसीएच कोर्स कहते हैं। तो कोर्स आपको रेफरल अस्पतालों से, सरकारी अस्पतालों से कोर्स कराई, जिसको हम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ करते हैं, जिससे कि लोगों को पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, लंबे समय का अनुभव होता है और लोगों को अपमानित किया जाता है। ऐसे में सरकार ने एक मुहिम चलाकर ट्रेनिंग कराई है। तो आप ग्रामीण चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आप इतना सारा जानकारी लेकर के आप अस्पतालों में से आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, वैसे जगह जहाँ पर मेडिकल सुविधाओं की कमी है, जहाँ पर डॉक्टर्स की अभाव है, जहाँ पर ही मरीज़ को इलाज कराने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, उस इलाकों में अगर आप चल जाते हैं तो मान-सम्मान के साथ-साथ अच्छी खासी आपको आमदनी हो जाता है, इनकम आ जाता है और आप लोगों को सेवा आप निष्ठ कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं आपसे समय लूँगा। तो दोस्तों आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ न कुछ सीखा होगा, नई-नई जानकारियाँ आपको मिली होगी। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी आपको प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने को आपको मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो। और ये अगर कोई ग्रामीण चिकित्सक बनना चाहते हैं, लोगों को इलाज करना चाहते हैं, तो यह चीज़ जानकारी उसको अवश्य होनी चाहिए। आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।